4 closed surface and corresponding charge distribution are shown below. Let the respective electric fluxes through the surface be phi1, phi2, phi3 and phi4. ठीक है, अपन को फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है phi1, phi2, phi3 एंड phi4. ठीक है तो इनकी अपन को क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है. ठीक है ना तो ये देखो कि भाई अपन को फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकालना है फाई बाई phi1 इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इससे फ्लक्स इतना हो गया. इससे फ्लक्स कितना होगा फाई बाई सरफेस 2 इसके अंदर q इन इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इसमें q एक q से ये चला गया तो इसके अंदर 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अभी ये इससे 4 वाले सरफेस से निकालते हैं अपन फ्लक्स तो phi4 इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया, नेट एनक्लोज चार्ज कितना हो गया अपने पास इसमें 8q में से 6q गए, इसमें भी 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है इसमें ये 3q फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर भी जितनी इसमें एंटर करेगी वैसे ही इससे बाहर भी निकल जाएगी. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो इस पॉजिटिव वाले की वजह से इसमें जितनी एंटर हो रही है उतनी ही इससे बाहर निकल जा रही है. तो नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन आउटसाइड वाला चार्ज नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और इसके अंदर जो नेट चार्ज है वही कंट्रीब्यूट करेगा और इसके अंदर नेट चार्ज है 2q. इसी टाइप से अपन को अगर phi3 की वैल्यू निकालनी है तो इसके अंदर अपने पास टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है अपने पास इसमें भी 2q, q और q तो q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये अपने गॉस लॉ से क्वेश्चन किए. ठीक है ना, गॉस लॉ से क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाते हैं और गॉस लॉ के क्वेश्चन रहते भी इजी है. तो सारों के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. phi1 बराबर 2q एप्सिलॉन नॉट, phi2 बराबर 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi3 बराबर 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi4 बराबर 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब चारों के चारों फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, बराबर आ रही है. बराबर आ रही है ना, इक्वल आ रही है ना, तो अपन ऐसे लिख देंगे phi1 बराबर phi2 बराबर phi3 बराबर phi4. ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने पास लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है कि phi1 बराबर phi2 phi3 phi4. यही अपन को बताना था कि फ्लक्स में क्या रिलेशन आएगा. ठीक है, अभी अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. C1 एंड C2 आर टू होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स एनक्लोजिंग चार्ज 2q एंड 3q रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना, ये C1 क्यूब है अंदर वाला, बाहर वाला बड़े वाला क्यूब है C2 क्यूब है. C1 के अंदर अपने पास 2q चार्ज है, C1 के अंदर 2q चार्ज है और C2 बड़े वाला क्यूब है और बड़े वाले क्यूब के अंदर अपने एक छोटे वाला क्यूब रख रखा है. ठीक है, तो C2 बड़े वाले क्यूब है, बड़े वाले में 2q भी होगा 3q भी होगा. तो बड़े वाले क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया 5q हो गया और छोटे वाले क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया अपने पास 2q हो गया. कितना हो गया अपने पास एनक्लोज चार्ज 2q हो गया. ठीक है, और अपन जानते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से फाई नेट कितना निकलेगा, नेट फ्लक्स कितना निकलेगा या उसमें कितना फ्लक्स एंटर करेगा वो डिपेंड करेगा अपने पास कि उसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है. ठीक है, तो देखो भाई फाई बाई 1 सरफेस, फाई बाई क्यूब 1 मैं निकालता हूँ, फाई बाई क्यूब 1 फाई फ्लक्स बाई क्यूब 1 मतलब फर्स्ट क्यूब से. तो इसके अंदर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्यू एनक्लोज कितना है अपने पास 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, फाई बाई क्यूब 2 सेकेंड क्यूब से कितना निकलेगा उसके अंदर एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसके बड़े वाले क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हो गया 2q प्लस 3q 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द C1 एंड C2 अपन को निकालना है फाई C1 अपॉन फाई C2. ठीक है, तो फाई C1 अपने पास था 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5C2 था अपने पास 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो ये आ गया 2/5. तो ये आ गया इसमें अपने पास रेशियो क्या आ गया 2/5 आ गया. कितना इजी क्वेश्चन था, अपन को फ्लक्स का रेशियो निकालना था. इससे क्या है कि फ्लक्स का मतलब यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे अपने पास क्या निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी. ठीक है ना, क्या निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी. ठीक है ना, उसी टाइप से भी इस 3q की वजह से भी निकलेगी. ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी ये लाइन ऐसे नहीं निकलेगी ना, ये देखो ना, क्योंकि ये प्लस का है ना, प्लस का है, ये प्लस का है तो इससे इधर तो ऐसे ही निकलेगी ऐसे. ठीक है, ऐसे फिर यहाँ वाली चार्ज की लाइनें ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी यहाँ से है ना. जैसे अब 3q है
3Q की वजह से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और ये वाली इधर वाली टर्न हो जाएगी क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन क्यूब से बाहर की ओर निकलेगी और फ्लक्स अपन को बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस टाइप से निकल रही है किसी भी सरफेस से, ठीक है। अपने पास ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज एजर्सन एंड अदर इज रीजन एज रीजन, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 30 into 10 की पावर -5 cm is enclosed by a closed surface, the net flux coming out of the surface will be 0। अगर अपने पास एक डाइपोल है, क्या है, एक डाइपोल है, उसको अपन ने एक किस के अंदर क्लोज कर दिया है, एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर अपन ने क्या रख दिया है, डाइपोल रख दिया है। अपन ऐसे ले लो कि एक होलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया -q और +q का, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्लोज एनक्लोज चार्ज, अगर अपन इससे फ्लक्स निकालेंगे कि इस एक स्फेरिकल सरफेस है उसके अंदर अपन ने एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल मतलब एक -q चार्ज एक +q चार्ज, अगर छोटी सी डिस्टेंस पे रखे हुए हो, थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे हुए, तो वो अपने लिए एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इस डाइपोल को अपन ने अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो अपन को पता है कि भाई गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को पता है कि इस डाइपोल का इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, अपने पास 0 हो गया, कितना हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा भाई, 0 निकलेगा, कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि भाई जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वाले की वजह से बाहर निकलेगी ना, उतनी इस नेगेटिव वाले में एंटर भी हो जाएगी। ऐसे देखो, समझ में आ रही है बातें, जितनी पॉजिटिव वाले की वजह से बाहर निकली थी नेगेटिव वाले में उतनी एंटर होगी। तो समझ में आ रहे हो कि इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ही नहीं रही है। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को क्या बताता है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग है सरफेस, ठीक है। कि किसी भी एक सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो इस सरफेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी उतनी ही एंटर हो गई, तो इसके लिए नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। नेट फ्लक्स क्या हो गया, इसके लिए 0 हो गया। समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया तो नेट कमिंग आउटकमिंग फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये सारी इस पे एंटर होगी, ऐसे ना, थोड़ा सा डायग्राम है ना, ऐसे थोड़ा सा सही है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। ये भी सही है स्टेटमेंट अपने पास कि एक डाइपोल होता है उसमें क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है अपने पास सही है, ठीक है ना, पता चल गया इसके अंदर। A is true but R is false, नहीं, A is false but R is true, both A and R is true but R is not the correct explanation of A, both A and R is true and R is the correct explanation of the R, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रू है और R क्या है, इसका रीजन है, एजर्सन का क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, अपने पास है ना। अभी ये क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज। अपने पास एक चार्ज था, एक क्यूब के सरफेस के सेंटर पे रख दिया गया है, किसके, सरफेस के सेंटर पे रखा है, ने की क्यूब के सेंटर पे रखा है। अपने पास एक क्यूब है तो उसके 6 सरफेस होंगे, किसी एक सरफेस के सेंटर पे रख दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन को बताना है कि उससे फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। तो जैसे अपन देख लो कि भाई ऐसे एक पहले क्यूब बना लेते हैं ना, ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। अब मैं अगर एक चार्ज को यहाँ पे रख दूं, कहां पे रख दूं, इस सरफेस के सेंटर पे रख दिया, तो अब मुझे पता है कि इस चार्ज को ढकने के लिए मुझे इसके पास एक क्यूब लाके और रखना पड़ेगा। इस चार्ज को पूरा क्लोज करने के लिए अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो उस चार्ज को पहले कंप्लीटली क्लोज करना होगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए मुझे इसके पास, इस सरफेस के पास एक लाके क्यूब और रखना होगा, ठीक है, तब जाके ये चार्ज क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज होगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब इसके पास लाके और रखूंगा, 2 क्यूब होंगे, दोनों क्यूब मिलके इस चार्ज को क्लोज कर पाएंगे, ठीक है ना। 5C1
इज इक्वल टू क्यू, ठीक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपने पास दोनों क्यूब से फ्लक्स कितना जाएगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा, ठीक है ना। एक चार्ज से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो फ्लक्स दोनों क्यूब से जाएगा, कितने से, इस वाले क्यूब से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। और इसके पास एक और क्यूब रखा हुआ होगा, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, तो दोनों क्यूब से मिला के इतना फ्लक्स निकलेगा, कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्यूब से निकलेगा। अब अपन को पता है कि ये साइमेट्रिकली रखा हुआ है, इसके पास एक क्यूब ऐसे और रखा हुआ है, ठीक है ना, एक क्यूब ऐसे और रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये चार्ज यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये दोनों के बीच साइमेट्रिकली है, तो इसलिए फाई C1 बराबर क्या होगा अपने पास, फाई C2 होगा। मतलब दोनों क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, इक्वल निकलेगा, कितना निकलेगा, इक्वल निकलेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 फाई C1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई C1 मतलब फर्स्ट क्यूब से कितना निकलेगा फ्लक्स, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, अपन सीधा भी देख सकते थे कि भाई एक चार्ज है, उससे टोटल फ्लक्स निकलेगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को उस चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना है गॉस लॉ लगाने के लिए, तो अपन ने दो क्यूब लेके आए, दोनों क्यूब से उसको बीच में क्लोज हो गया, तो अपन को पता है उससे टोटल फ्लक्स निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना निकलेगा भाई, दोनों क्यूब से आधा आधा निकल जाएगा, एक से टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक से आधा निकलेगा, आधा दूसरे से निकलेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन सीधा सोच के भी बता सकते हैं। तो ये अपने पास इसमें आ गया फर्स्ट ऑप्शन, क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गई बात। अभी अपने पास टू चार्जेज 5q and -2q are situated at the point 3a, 0 and -5a, 0 respectively. The electric flux through a sphere of radius 4a having center at the origin is. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है, उनको अलग अलग लोकेशन पे रखा गया है, ठीक है, और एक अपने पास स्फेरिकल सरफेस है, उससे अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब अपन देख लेते हैं कि चार्ज कहां कहां पे रखे हुए हैं। 5q and 2q are situated 3a, 0 and -5a, 0। ये ले लिया अपन ने ओरिजिन, ये क्या ले लिया, ओरिजिन, ठीक है, ये ले लिया अपन ने ओरिजिन, ये अपन ने ले लिया कोऑर्डिनेट 3a, 0। 3a, 0 पे क्या चार्ज रखा हुआ है, 5q रखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास चार्ज रखा हुआ है 5q, ठीक है। और -2q चार्ज रखा हुआ है, वो है -5a, 0 पर, तो ये ले लिया अपन ने -5a, 0। यहाँ पे अपन ने कितना चार्ज रखा हुआ है भाई, -2q रखा हुआ है। अब अपन को क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। एक 4a रेडियस का अपन को क्या बनाना है, स्फीयर बनाना है, और उससे अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। किससे फ्लक्स निकालना है, एक 4a रेडियस के स्फीयर से निकालना है, और उस स्फीयर के लिए ये अपने पास सेंटर रहेगा, ओरिजिन अपने पास क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। अगर अपन को 4a का रेडियस का सर्कल स्फीयर बनाना है, तो ये कहीं यहां से जाएगा, इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, इस वाले पॉइंट से क्रॉस करेगा ना, क्योंकि 3a, 0 है, तो 4a, 0 तो इधर ही होगा। अब 4a, 0 यहाँ कहीं होगा, ये कितना हो गया, -5a हो गया, तो यहाँ पे -4 है, तो अपने पास जो स्फीयर बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ये स्फीयर बन गया। अब ये -2q चार्ज तो इस स्फीयर से बाहर रह गया, क्योंकि -5q जो चार्ज था अपने पास, -2q चार्ज था, वो -5a डिस्टेंस पे रखा हुआ था, बट अपन ने तो 4a रेडियस का ही स्फीयर बनाया, ठीक है। तो 3a, 0 पे जो चार्ज रखा हुआ था, वो चार्ज तो स्फीयर के अंदर आ गया। ये देखो अपन 4a, 0 इसकी जो ये रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस कितनी है, ये है अपने पास 4a, कितनी है, 4a। ये अपने पास डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, 4a। बट ये जो चार्ज रखा हुआ था, ये तो 5a डिस्टेंस पे था, और ये अपने पास एक चार्ज रखा हुआ था, ये कहां पे रखा हुआ था, 3a डिस्टेंस पे। तो जो 3a डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ था, वो तो इस स्फीयर के अंदर आ गया, और जो चार्ज -5a पे रखा हुआ था, वो इस स्फीयर से क्या हो गया, बाहर हो गया। और बाहर वाला चार्ज अपन को पता है कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती है, उतनी उससे क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करती,
क्रॉस नहीं करती, इसलिए आउटर चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये भी बात अपन को ध्यान में रहनी चाहिए। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू एनक्लोज कितना हो गया इसके अंदर एनक्लोज चार्ज हो गया अपने पास 5Q। इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है भाई, 5Q है। तो 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपने पास डी ऑप्शन में दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कितने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्लक्स के, है ना, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्लक्स के। ठीक है ना, ये भी अपने पास क्या है, फ्लक्स का क्वेश्चन है। सोचो देखा नहीं कैसे होगा, थोड़ा देखो इस क्वेश्चन को एकदम। ठीक है, इस चार्ज, एक चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 अबोव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ एज ए एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस इज। अपने पास कोई भी एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है ना, जैसे ये अपन ने एक स्क्वायर सरफेस ले ली, ठीक है, उससे अपन ने a/2 डिस्टेंस पे, जैसे अपने पास ये मेरी हथेली को ऐसे मान लो स्क्वायर सरफेस है, इससे अपन ने a/2 ऊपर एक चार्ज रख दिया, मतलब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब अपन को इस नीचे वाली सरफेस से क्या निकालना है, स्क्वायर सरफेस से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसमें क्या लगा दूं, गॉस लॉ लगा दूं। क्या लगा दूं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने से पहले अपन को इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को इसको एक क्यूब में क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे नीचे वाली एक सरफेस है, वैसी की वैसी एक साइड में 5 सरफेस और बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, और ऊपर और बना दो। ठीक है, तो ये चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, एक क्यूब से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, एक क्यूब से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज हो जाएगा, जैसे ये मान लो कि जैसे इससे थोड़ा यहाँ पे ये सरफेस ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना, इसको आप सीधा ऐसे ही देख लेना कि भाई अपने पास ये इस सरफेस ये थोड़ी सी ये से टेढ़ी बनी हुई है। ऐसे मान लो कि नीचे वाली सरफेस पे अपन ने चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक सरफेस और बनानी होगी। अपन का चार्ज नीचे वाली सरफेस से a/2 ऊपर है, तो a/2 को अपन सेंटर मानते हुए a/2 ऊपर एक सरफेस और ले लेंगे। ठीक है, फिर एक सरफेस इधर ले लेंगे, एक इधर, एक इधर, एक आगे की साइड। तो ये कंप्लीटली चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज रहेगा अपने पास उस केस में सेंटर पे रहेगा। तो अपने पास एक क्यूब के अंदर अपन ने इस चार्ज को क्लोज किया है, तो एक क्यूब के अंदर होती है अपने पास 5/6 सरफेसेज इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना होगा, इस चार्ज को अपन ने एक क्यूब से ढका है, क्लोज किया है, तो क्यूब के अंदर अपने पास होगी 6 सरफेसेज। तो 5/6 सरफेसेज इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारी की सारी 6 सरफेसेज है, उनसे फ्लक्स निकलेगा। जैसे कैसे निकलेगा, जैसे ऐसे मान लो कि ये क्यूब अपन ने ऐसे बनाया, ठीक है, अपन ने ऐसे मान लिया कि ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, नीचे वाली जो ये सरफेस थी, ये वाली यही सरफेस है। ऐसे मान लो ये नीचे वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस है, इससे a/2 ये ऊपर चार्ज रखा हुआ था। अब ये a/2 डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ था, a/2 ऊपर अपन ने एक सरफेस ऐसी की ऐसी और ले ली, a/2 पे इधर भी ले ली, इधर भी ले ली। इस प्रकार से अपना क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, कंप्लीटली क्लोज हो गया। तो अपन को पता चल रहा है कि इसमें 6 सरफेसेस है, तो 5/क्यूब, या अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/क्यूब या 5/6 सरफेसेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख सकते हैं कि 5/1 क्यूब या 5/6 सरफेसेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपन को एक सरफेस से फ्लक्स निकालना है, नीचे वाली जो सरफेस थी, नीचे वाली सरफेस या कोई सी भी एक सरफेसेस से फ्लक्स निकालना है। 5/1 सरफेसेस इज इक्वल टू जो 6 होगा, 6 सरफेसेस से इतना जाएगा, तो एक सरफेस से कितना जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 6 सरफेसेस से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो एक सरफेस से कितना चला जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। किस मेथड से, बाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, ये अपन को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 30i
मीटर स्क्वायर लाइंग इन वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। अगर अपने पास फ्लक्स के दो केस हो जाते हैं, एक जैसे फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपन उस केस में यूज लेंगे जब अपन के पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो और एरिया दिया हुआ हो, ठीक है ना। अगर अपन को सिर्फ चार्ज दे रखा है और उसको किसी भी जियोमेट्री 3D जियोमेट्री के अंदर क्लोज कर रखा है, तो उस केस में अपन कौन सा लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। अगर अपन को कोई सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उस केस में उस सरफेस का एरिया दिया हुआ हो, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में अपन फाई बराबर ई डॉट ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फाई बराबर ई डॉट ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है अपन को, 6 आई कैप 5 जे कैप 3 के कैप, ठीक है। ई डॉट ए, एरिया कितना दे रखा है अपन को, 30 आई कैप, ठीक है। इसका अपन को यहां से इसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में अपन को पता है कि आई इंटू आई कितना होता है, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वो 6 इंटू 30 कितना हो गया, 180, ठीक है। आई इंटू आई कितना हो गया, आई डॉट आई हो गया अपने पास 1। अपन को पता है कि आई का के साथ, आई का अपने पास जैसे ये आई का हो गया, ठीक है। अब हम जे का आई के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जे का आई के साथ भी 0 होगा, इस के का आई के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों ऑपोजिट टाइप के हैं, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे उस केस में भी 0 आएगा, आई का जे के साथ करेंगे उस केस में भी क्या आएगा, 0 आएगा। बट सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास तो ये अपने पास आ जाएगा 180, इस ऑप्शन में दिख रहा है अपने पास, किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। फाई बराबर ई डॉट ए लगा दिया, अपने पास आंसर आ गया। यूनिट अपन को अभी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपना आंसर सीधा मैच हो रहा है, ठीक है ना। यूनिट भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने पास फ्लक्स का ही क्वेश्चन है, फ्लक्स के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेन में, और जेई एडवांस में भी फ्लक्स के क्वेश्चन आते हैं भर भर के, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4x I cap minus y square plus 1 j cap passes through the box shown in the figure. The flux of the electric field through surface ABCD and BCGF. ABCD सरफेस कौन सा है, यहाँ पे देख लो भाई, ABCD सरफेस कौन सा है, ये रहा ABCD, मतलब ये ऊपर वाला सरफेस है अपने पास है ABCD सरफेस, ठीक है। उससे जो फ्लक्स निकल रहा है, ये कह रहा है जो ABCD सरफेस है उससे फाई 1 फ्लक्स निकल रहा है। एंड BCGF इससे जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू ये बता रहा है कि फाई 2 है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली द डिफरेंस इन फाई 1 एंड फाई 2, अपन को इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, और फिर उनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो भाई पहले फ्लक्स निकाल लो, किस सरफेस से निकाल लो, फाई बाई ABCD, ठीक है ना। फाई बाई ABCD कैसे निकालेंगे, फ्लक्स बाई ABCD सरफेस, तो इसमें निकाल लो फाई 1, फाई ABCD सरफेस से कितना है, फाई 1 है, ठीक है ना। ABCD सरफेस से कितना जा रहा है, फाई 1 है, ठीक है ना। फाई बराबर अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई डॉट ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपने पास के केप में होगी, किस केप में होगी, के केप में, अपने पास जेड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फाई 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, फाई बराबर अपन को पता है ई डॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इंटीग्रेशन का यूज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फाई बराबर, ठीक है, ई कितना है यहाँ पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को दे रखी है 4x I कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, ठीक है, ई डॉट ए। अब एरिया कितना होगा, इस सरफेस का ऊपर वाली का एरिया कितना होगा भाई, ये साइड कितनी है, ये साइड लेंथ कितनी है अपने पास, एरिया कितना होगा, ये और ये लेंथ कितनी है अपने पास अपन को ये और ये साइड निकालनी है, ठीक है ना। ये साइड निकाल लो पहले, फिर ये वाली साइड की लेंथ निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x का यहाँ पे क्या है
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ठीक है। तो ये साइड लेंथ हो गई अपने पास 3, ठीक है ना। ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 3 हो जाएगी, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। ये इसका एक्स डायरेक्शन में एक्स लेंथ हो गई इसकी 3 हो गई, ठीक है। अभी ये अपने पास वाई डायरेक्शन में है, तो वाई का ये 0, ये 2, तो ये हो गई इसकी साइड लेंथ 2 और ये 3, ठीक है ना। तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा 6k कैप। इसका एरिया कितना आएगा 6k कैप आएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर k कैप डायरेक्शन में है। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे कि भाई ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस, ये देख लो एक्स के पैरेलल है। तो इसकी एक्स लेंथ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई 3। अब यहाँ पे देखो ये किसके पैरेलल है, ये लाइन वाई के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 है, तो मतलब अपन 0 से लेके 2 तक आ गए। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6k कैप। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका अपन डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे 6k कैप के साथ करेंगे, ठीक है। तो भाई इसके लिए तो फ्लक्स 0 आ जाएगा भाई। फाइव 1 तो कितना आ गया अपने पास 0 आया या नहीं आया, क्योंकि ये के कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है। आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे कैप का के कैप के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये देख लो 5 1 0 हो गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही नहीं, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसको क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, आई कैप किधर है अपने पास इधर, आई कैप किधर है इधर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जे कैप में है, मतलब इधर की ओर भी है, ठीक है। इधर ऊपर की ओर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ऊपर वाले सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी। क्रॉस नहीं करेगी तो फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। अपन वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे और फॉर्मूला से भी अपने पास क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो जेड सरफेस को, जेड वाली सरफेस है जो ये, इसको कोई फ्लक्स, इस वाली सरफेस को कोई क्रॉस ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो फाइव 1 तो अपने पास आ गया 0। अब अपन को निकालना है फाइव 2, क्या निकालना है फाइव 2, ठीक है। तो फाइव 2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो फाइव 2 निकाल लेते हैं ना, क्या निकाल लेते हैं फाइव 2 निकाल लेते हैं। तो फाइव 2 कितना आएगा अपने पास, फाइव बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। तो फाइव 2 बराबर ई कितना है, ई तो यही है अपने पास 4x आई कैप, कितना है 4x आई कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई डॉट ए, अब डॉट प्रोडक्ट करना है इसका एरिया के साथ। अब भाई अपने पास इसका एरिया वेक्टर किधर है आई कैप में है, इसका एरिया वेक्टर किधर है भाई आई कैप में है, पॉजिटिव आई कैप में है। अब इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया, ये लेंथ अपने पास है 2, ये लेंथ अपने पास क्या है 2 है। और ये देखो ये लेंथ किसके पैरेलल है जेड एक्सिस का है, तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे जैसे यहाँ टॉप पे आ गए तो जेड कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 है। तो मतलब ये साइड लेंथ भी अपने पास कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी हो गई ये साइड लेंथ, ये भी 2 और ये भी कितनी हो गई 2। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 आई कैप, 2.2 4 आई कैप। तो एरिया कितना आ गया अपने पास 4 आई कैप, ठीक है। तो फाइव 2 कितना आ जाएगा अपने पास, और इस पर इस सरफेस पे x की और ये वैल्यू कितनी है वो भी अपन रख देंगे बाद में ना। तो इस सरफेस पे x की वैल्यू कितनी है, इस सरफेस पे x बराबर कितना है 3 है, x बराबर कितना है भाई 3 है। तो 4x की वैल्यू रख दी अपन ने 3 आई। अब आई डॉट आई, अभी इसका भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x का इसके साथ, तो i का i के साथ करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो ना, आप क्या करो कि पहले एक बार ऐसे ही कर दो, पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो 4x इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x इंटू 4 16x आई कैप, ठीक है ना। 4 डॉट प्रोडक्ट किया इसके साथ तो ये आ गया 16x आई कैप, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे j और यहाँ पे i है, ठीक है। तो फाइव 2 बराबर 16x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 3 है, तो यहाँ पे x बराबर 3 रख दो, ठीक है।
ये आया अपने पास 16x, ठीक है। 16x की वैल्यू अपन ने कितनी रख दी, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी अपने पास 3 है, तो फाई 2 बराबर कितना आ गया अपने पास 48 आ गया, ठीक है। तो फाई 2 में से फाई 1 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो अपने पास कितना आ जाएगा फाई 2 48, 42 48 माइनस 0, तो इसमें अपने पास आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। फाई 2 माइनस फाई 1 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, ई डॉट ए किया, आई का आई के साथ हो गया डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया 0, तो ये अपने पास आ गया 16x, और इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी अपने पास 3 है, तो 16 इंटू मल्टीप्लाई 3 हो गया 48, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गया, इजी सा क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, फ्लक्स के बुक फुल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। एक क्यूब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर, द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज ये अपने पास x डायरेक्शन है, ये अपने पास y डायरेक्शन है, ये अपने पास z डायरेक्शन है। एक क्यूब को अपन ने यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। तो अपन को यहां से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे कैप में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर अपन जे कैप में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, तो ऐसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। अगर आपको जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपको इस सरफेस से फ्लक्स पूछे जो कि ये एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इससे कुछ नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वाली सरफेस ऊपर वाली और नीचे वाली, इससे ही फ्लक्स निकलेगा, और ऐसे इससे ऐसे भी कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं है, इधर अपने पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। द चार्ज इनसाइड द क्यूब, अपन को इसके अंदर क्या निकालना है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे अपन इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कैसे निकालेंगे, आप सोल्व करके देखें अगर खुद से हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक है ना, क्या लगाएंगे गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज एनक्लोज कितना होगा, फाई आउट माइनस फाई इन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला अपन को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाई इन, इस क्यूब के अंदर फ्लक्स एंटर कितना कर रहा है, अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे एंटर कर रहा है नीचे से, और ऊपर से ऐसे निकल रहा है, क्योंकि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है, जे कैप में दे रखा है। अगर अपन यहाँ पे देखें कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इस नीचे वाले सरफेस के लिए y बराबर क्या है 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो यहाँ पे इस नीचे से इसमें एंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो मैं अगर फाई इन ये है फाई आउट, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये कितना है फाई इन का मतलब कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको बता रहा है, ठीक है। तो फाई इन निकालें अपन, फाई इन मतलब इंटर करने वाला, ठीक है, इंटर करने वाला निकालें, फाई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर अपने पास क्या होता है ई डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 वाई स्क्वायर जे कैप, और इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा नीचे की ओर होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस जे कैप के साथ, ठीक है। बट अपन के पास यहाँ पे y बराबर क्या है, नीचे वाली सरफेस पे y बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे y बराबर 0 पुट करते ही फाई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फाई इन मतलब फाई एंटर करने वाला फ्लक्स कितना हो गया अपने पास 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस नीचे वाले सरफेस के लिए y बराबर 0 है, और y बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0 है, तो नीचे से कुछ फ्लक्स इसमें एंटर नहीं करेगा, ठीक है, नीचे से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर नहीं करेगी, तो फाई इन 0 हो गया। अभी अपन निकालते हैं फाई आउट, फाई आउट, फाई आउट इससे ऊपर वाले सरफेस से निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर अपने पास किधर होगा जे कैप में, ठीक है। तो फाई आउट बराबर ई डॉट ए, ठीक है। तो इसके लिए ई कितना है अपने पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को दे रखी है 150 वाई स्क्वायर जे कैप
इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इस एरिया से। इसका एरिया कितना है भाई, इसका एरिया कितना है, क्यूब ऑफ साइड 0.5 मीटर। इसकी साइड क्या है, हर साइड क्या है 0.5, तो इसका एरिया आ जाएगा अपने पास 0.25 जे कैप। इसका एरिया वेक्टर किधर है, जे कैप में है। और अब ये प्लेन है, ये इस नीचे वाले ग्राउंड प्लेन से ये कितना ऊपर है 0.5 मीटर है। तो इसके लिए ये वाला पूरा प्लेन है, इसके लिए y बराबर कितना है अपने पास 0.5 है। तो इस फॉर्मूले में अपन यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे 0.5 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 0.5 रख देंगे। ठीक है, तो फाई आउट आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा फाई आउट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 150, y की जगह रख दिया अपन ने 0.5 का स्क्वायर, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया अपने पास 0.25, ये अपने पास आ गया। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है ना, सारे के सारे किस में है मल्टीप्लाई में है ना। तो ये अपने पास फाई आउट की वैल्यू आ गई, फाई इन एंटर करने वाला 0 था, तो ये 0.25 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 150 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखा नहीं, कितना आ रहा है फाई आउट की वैल्यू आएगी अपने पास 150 इंटू 0.25, ये आ गया 0.25 0 पॉइंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 0.0625 इतना ही आएगा ना, 25 मल्टीप्लाई 625 2 पॉइंट, ठीक है 4 के बाद लगे पॉइंट। ठीक है, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास आएगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अपन को क्यू एनक्लोज ही निकालना है, अपन को क्या निकालना है भाई क्यू एनक्लोज ही निकालना है। तो क्यू एनक्लोज अपने पास कितना आ जाएगा, क्यू एनक्लोज आ जाएगा अपने पास इस एप्सिलॉन नॉट के इसके मल्टीप्लाई में भेज दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 150, ठीक है मल्टीप्लाई 0.0625, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी अपने पास 8.85 10 की पावर -12 है ना, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। देखो इसका देखो अपने पास के की वैल्यू कितनी होती है, के का कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। क्योंकि के की क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो इसकी उसकी क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये अपने पास होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे और फिर यहाँ से आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। अभी अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रीड हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, अपन को एक थ्रीड दे रखी है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है lambda, an electron revolve along a circular path having axis along the length of the wire, the graph that correctly represent the variation of the kinetic energy of the electron as a function of the radius of the circular path from the wire is। अपने पास एक वायर है, ठीक है ना, वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन को क्या कराया जा रहा है रिवॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस वायर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, वायर के पास है पॉजिटिव चार्ज, वायर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ना, हाँ पॉजिटिवली चार्ज है, ये लो अपन ने वायर ले लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज ले लिया, ठीक है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसमें रीजन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है ना, एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ड्यू टू वायर, ठीक है, तो वही फोर्स जो ये इनके बीच जो एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, वही क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या है नेसेसरी है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए इसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स है
इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिल रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू हो गई अपने पास mv²/r, 11th में अपन ने पढ़ा था। एफ इलेक्ट्रोस्टैट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ई बराबर क्यू ई। एफ बराबर क्या होता है अपने पास? क्यू ई होता है। तो एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। अब अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर कितना होता है? 2k λ/r होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर एट ए डिस्टेंस r परपेंडिकुलर टू वायर कितना होगा अपने पास? 2k λ/r होगा, है ना। तो यहाँ पे रख दो भाई, mv²/r q इंटू ई। ई की वैल्यू है अपने पास 2k λ/r, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। अपन को इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेडियस पे किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, पहले तो वो निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो आर पे किस टाइप से डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। आर की किस पावर पे डिपेंड कर रही है वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे ये देखो mv²/r, आर से तो आर चला गया, तो mv² अपने पास कितना आ गया? 2k λ/q। ये तो mv² है, इसके नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इस साइड में कहीं अपने आर आ ही नहीं रहा। तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आर पे क्या नहीं कर रही है? डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो तो कांस्टेंट कौन से ग्राफ में आ रहा है? इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आर के साथ ऐसे बढ़ रही है, इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आर के साथ घट रही है, इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आर के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बट ये एक ऐसा ग्राफ है कि आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये क्या है? फिक्स है। तो ये अपने ऑप्शन क्या हो गया? बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अपन को इस फॉर्मूले में भी पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। काइनेटिक एनर्जी आर के रेस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट है, जो कि सिर्फ इस ग्राफ में है। इसमें देखो आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास? बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, देन द टाइम पीरियड विल बी। अब उनका ये पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि एक इनफाइनाइट वायर है, क्या है? एक इनफाइनाइट वायर लिया इन्होंने, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि एक इसके अराउंड -q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, अब की बार -q रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पॉजिटिव तो रिपेल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, ताकि इस पे एक सेंटर की ओर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो ही इसको क्या देगा? नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, ठीक है। तो अभी अपन ने पीछे कैलकुलेशन की थी वो सेम टू सेम वही रहेगी, ये अपने पास यहाँ तक की कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो mv² बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये अभी अपन दोबारा कर लेते हैं ना। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। जो भी इसको सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, वो कहाँ से मिल रहा है? इस जो कि चार्ज क्या नेगेटिव है, वायर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेंटर की ओर दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होगा, वही फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैट का अट्रैक्शन फोर्स है वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ई बराबर एफ सी लिख सकते हैं। तो एफ सी की वैल्यू तो अपने पास एफ सी की वैल्यू कितनी है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। अब इस वायर की वजह से अपने पास इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्यू इंटू ई 2k λ/r,
ठीक है, और ये फोर्स सेंटर की ओर लगेगा। माइनस चार्ज का माइनस साइन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सीधा ये बता रहा है कि माइनस साइन क्या बता रहा है, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, और एम वी स्क्वायर आर भी क्या है, सेंटर की ओर लगने वाला। तो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो दोनों का लिए क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। टू के क्यू लेमडा अपॉन आर, तो आर से आर चला गया। ठीक है तो वेल वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2k क्यू लेमडा अपॉन एम। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास 2k लेमडा क्यू अपॉन एम। ठीक है, ये आ गई अपने पास v की वैल्यू आ गई। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई, इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम बराबर इसकी सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अपने पास वेलोसिटी तो आएगी, तो टाइम पीरियड निकाल लो, यहां से टाइम पीरियड निकाल लो भाई। टाइम पीरियड बराबर क्या है अपने पास, 2πr अपॉन वी। वी की वैल्यू अपने पास कितनी है, वी की वैल्यू है 2k लेमडा क्यू अपॉन एम। बस यहां पे देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये देन द टाइम पीरियड इच। तो देखो यार, इसको ऊपर भेज देते हैं एम को ना, ये रखा 2πr, ऐसा कैसा रखा, एम ऊपर आ गया अपने पास, एम अपॉन 2k लेमडा क्यू, इतने तक आ गया मेरा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है टी का स्क्वायर करें तो अपने पास 4 टी का स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया भाई। ठीक है, टी बराबर 2πr एम अपॉन, ये भी गलत हो गया। ये भाई डी में दिख रहा है, ये देखो डी ऑप्शन में दिख रहा है 2πr एम अपॉन 2k लेमडा क्यू। कितना इजी से क्वेश्चन, साथ सेम टाइप के क्वेश्चन है, पीछे वाला और ये वाला सेम कॉन्सेप्ट दोनों में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है ना ये क्वेश्चन देखो आप अभी, force between 2 point charges q1 and q2 placed in vacuum at r seam apart is f. Force between them when placed in a medium having dielectric constant k बराबर 5 each। अपने पास दो चार्ज है, ठीक है, q1 एंड q2। वैक्यूम में उनको q1 और q2 है, ठीक है ना, q1 और क्या है, q2 चार्ज है। ठीक है, पहले ये रखे हुए थे वैक्यूम में, और कितने सेमी डिस्टेंस थी उनके बीच, r सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, RCM। तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू थी अपने पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है अभी इन चार्जेज को अपन ने किसके अंदर रख दिया है, मीडियम के अंदर रख दिया। ठीक है ना, तो मीडियम में रखते ही इनके बीच जो फोर्स है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू मीडियम। ठीक है ना, ड्यू टू मीडियम नेट फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। वो दोनों चार्ज अभी भी अपने आप को एक दूसरे से उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मीडियम ने उस चार्ज पे क्या कर दिया है, दोनों चार्ज पे क्या कर दिया, नेट फोर्स कम कर दिया है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो एफ इन मीडियम कितना हो जाएगा एफ वाई के हो जाता है। ठीक है ना, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है तो एफ वाई के, ये बड़ कैपिटल के ले लेते हैं इसको, है ना, एफ वाई कैपिटल के, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन कैपिटल के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अपॉन अब की बार आर की जगह कितना रख दिया अपन ने, आर वाई 5 मीटर पे रखा हुआ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, अभी जो मीडियम में रखा था ना चार्ज को, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर वाई 5 है, Q1 और Q2। तो इस केस में अपन ने एफ मीडियम निकाल रहे हैं, ये फोर्स अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, तो एफ मीडियम बराबर एफ वाई के। ठीक है एफ बराबर हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब की बार इसमें क्या थी, आर बराबर आर वाई 5 थी। ठीक है ना, तो के Q1 Q2 अपॉन के का वैल्यू कितना दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5, और ये हो गई आर स्क्वायर
ये आ गया 25 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ रहा है, एफ मीडियम की वैल्यू आ रही है कि मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ मीडियम बराबर कितना आ गया अपने पास 5F आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एफ रख दिया। तो एफ मीडियम बराबर क्या आ गया 5F आ गया, ठीक है ना। 5F होने का रीजन क्या हो गया, इसमें तो फोर्स ज्यादा हो गया। इसका रीजन ये हो गया कि अपन ने चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दी थी, RY 5 ही कर दी थी। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, मीडियम में डिस्टेंस उनके बीच की कितनी थी, R थी। और अपन जब उनको नहीं, वैक्यूम में डिस्टेंस R थी, और जब उनको अपन मीडियम में लेकर आए तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी अपन ने, RY 5 कर दी। क्या कर दी थी, RY 5 कर दी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ मीडियम में। इसमें आ गया ऑप्शन, क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, सही आ गया है ना। अभी ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। इफ टू चार्जेस Q एंड Q आर टू सेपरेट विद डिस्टेंस D एंड प्लेस D ने मीडियम ऑफ, ये क्या कह रहा है, Q1 है Q2 है, उनको D डिस्टेंस से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, ठीक है ना। ये एक मीडियम में रखे हुए हैं, कुछ ऐसा मान लो कि ये कुछ मीडियम में रखे हुए हैं, ऐसा कोई कुछ भी मीडियम मान लिया, इस मीडियम में रखे हुए हैं दोनों चार्ज, ठीक है। और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K है, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब ये इसमें मीडियम में मैं मान लेता हूं कि इनके बीच का जो फोर्स, मान क्या लेते हैं अपने अपने पास इस मीडियम में इसके बीच फोर्स कितना होगा, एफ मीडियम में कितना होगा, एफ मीडियम में अपने पास होगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कितना है इस मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या K कितना है, K है ना। ठीक है, अपॉन D स्क्वायर। ये अपने पास हो गया है इस मीडियम में इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, वो ये अपने पास फोर्स हो गया। K की वैल्यू रख दी Q1 Q2, अपने पास क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, नीचे हो गया K, तो K 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है फोर्स, ठीक है। तो अभी अपन ने इनको क्या रख दिया, मीडियम में थे, तो मीडियम के केस में इनके बीच हो गया फोर्स ये वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वैक्यूम को इनमें कितनी डिस्टेंस पे रखें कि इतना ही फोर्स लगे जितना कि यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अपन ने इनको रख दिया वैक्यूम में, रख दिया Q1 और Q2, ठीक है ना। अपन ने मान लिया कि इनको अपन ने D डैश डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो इस केस में इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ वैक्यूम में फोर्स कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन D डैश का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये दोनों फोर्स क्या रहे, इक्वल रहे, उस केस में ये D डैश कितना होगा, मतलब जो वैक्यूम में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो अपन को निकालना है। तो अपन इनको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने अपन को बोला है। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम, ठीक है। तो एफ मीडियम में अपने पास है Q1 Q2, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K D स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन D डैश का स्क्वायर। तो ये Q1 से Q2 चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो D डैश स्क्वायर बराबर KD स्क्वायर। अपने पास क्या आया, यहां से अपने पास आया D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू KD स्क्वायर। तो D डैश जो वैक्यूम में थी अपने पास कितनी आ जाएगी, ये इतनी आ जाएगी, D डैश कितना आ जाएगा अपने पास, रूट KD। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, रूट KD, ये आ गया अपने पास C ऑप्शन। तो वैक्यूम में सेम फोर्स रहे तो उस केस में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट KD होनी चाहिए, यही अपन को इसमें निकालना था, ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एच। अपन को क्या निकालना है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एच। ये अपन ने एक डाइपोल ले लिया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे अगर अपन को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जहाँ पे ये इनके बीच की डिस्टेंस अगर अपन ने डी ले ली तो ये जो डी इज वेरी वेरी लेस देन क्या है? आर है। तो उस केस में यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल कितना होगा? V बराबर क्या होगा अपने पास? के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या V बराबर के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपने पास? फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे अपने पास जो पोटेंशियल होगा V बराबर क्या होगा? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा अपने पास? V बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर के। यहां से भी देख सकते हो कि यहां से आर आर, तो इसमें क्या बचेगा? 2r बचेगा, आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विथ डिस्टेंस एच। अपने पास एक डाइपोल है, ये Q और ये D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इससे एक एट ए एंगल थीटा एट ए डिस्टेंस R, एक पॉइंट P है जहाँ पे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है? D है। तो उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अपने पास? E बराबर के पी अपॉन आर क्यूब 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अपने पास? 1 अपॉन आर क्यूब होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपको एक्सियल पॉइंट पे पूछे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको पूछे आर डिस्टेंस पे तो वहां पे थीटा 90 हो जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ये आपने फॉर्मूले निकाल रखे हैं, ठीक है। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड एट 1 cm डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। द चार्ज ऑफ द 2 पार्ट्स आर। ये 21 में ये भी एक क्वेश्चन है। ए सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स Q and Q minus Q. How should the charge Q and Q be divided so that the Q and Q minus Q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion? अपने को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चार्ज को किस पार्ट में तोड़ें, ठीक है, डिवाइड करें, ठीक है, ताकि उनके बीच क्या लगे? फोर्स मैक्सिमम लगे। अब अपन को पता है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन के पास एक चार्ज Q है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका चार्ज Q है, इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस चार्ज में से एक पार्ट अपन ने Q निकाल लिया, तो Q निकाल लिया तो उसमें दूसरे पे पार्ट पे कितना बचेगा? Q माइनस Q बचेगा। एक पार्ट इसमें से अपन ने Q निकाल लिया तो दूसरे पार्ट पे कितना बचेगा? Q माइनस Q बचेगा, क्योंकि कंप्लीट चार्ज अपने पास Q था, कैपिटल Q था, उसमें से अपन ने एक पार्ट निकाल लिया स्मॉल q, तो दूसरे पे कितना बचेगा? Q माइनस Q, ठीक है। तो ये दूसरे फर्स्ट एक पार्ट पे ये बचेगा, एक पार्ट पे ये बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कंप्लीट चार्ज क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट था उसमें से अपन ने Q चार्ज निकाल लिया तो उस दूसरे पे कितना बच जाएगा? Q माइनस Q और Q। तो इस केस में अपने पास फोर्स निकालते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अब अपन को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन से यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? फोर्स को मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे? Q के रेस्पेक्ट में डिप्रेशिएशन करेंगे। कौन से Q के? स्मॉल Q के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो dF अपॉन dQ करो यहां से। तो भाई K अपॉन आर स्क्वायर था, वो तो अपने पास कांस्टेंट था, उसको अपन लेके आगे बाहर लेके आगे। तो अपन को ये U इंटू V से करेंगे, U और V है,
ठीक है, तो पहले u का कर लेते हैं, v को रख देते हैं कांस्टेंट, q को रखा कांस्टेंट, q माइनस q का किया, ये हो गया माइनस q, कैपिटल Q का 0 हुआ, माइनस q का हो गया -1। ठीक है, अब की बार q माइनस q को रख दिया कांस्टेंट, u डॉट v का लगा रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसका क्या किया है, डिप्रेशिएशन किया है, और इसको किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के पुट कर दिया। तो ये आ गया अपने पास q माइनस 2q k अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपन को पता है कि k अपॉन आर स्क्वायर तो 0 के इक्वल है नहीं, तो इस पूरी ड्रम को 0 होने के लिए ये जरूरी है कि q माइनस 2q क्या हो, 0 के बराबर हो। तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया अपने पास q इज इक्वल टू q/2। इससे पता चल रहा है कि q क्या है, q/2 है। तो जो बचे हुए पार्ट पे कितना बचेगा, q माइनस q करेंगे तो q/2, तो दोनों पार्ट पे इक्वल चार्ज आ रहा है। देखो एक पार्ट में अपन ने जो q निकाला था वो आया q/2, कैपिटल q/2, तो दूसरे पे बचेगा कितना, कैपिटल q/2। तो इसमें अपन को पता है कि जब भी कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अपने पास एक नंबर है, अगर अपन को कहे कि उनका उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है और मैक्सिमम वैल्यू आए, तो उस केस में अपन को उनको दोनों नंबर को, उस नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक नंबर है, आपको बोल दे कि उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करो कि मैक्सिमम आए, तो उस केस में अपन को उस नंबर को इक्वल पार्ट में करना होगा। ठीक है ना, जैसे आपको दे दिया मैंने 10, 10 दे दिया, मैं कह दूं कि इनको दो इक्वल पार्ट में दो पार्ट में इसको डिवाइड, दो पार्ट में बनाओ, दो पार्ट बना लिए अपन ने, x और y, x एंड y। ठीक है, और उनका फिर मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। तो उस केस में अगर मैं 10 को कैसे लिख सकता हूं, 5 + 5 भी 10 होता है। ठीक है, 4 + 6 भी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। ठीक है, 6 और 4 का करते हैं तो 24 आता है। तो 10 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 का कर रहे हैं ना अपन, तो ठीक है ना, 10 का अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 और 9। ठीक है, तो 1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अपन का मल्टीप्लाई सबसे ज्यादा किस केस में आया, 3 और 7 में भी कर सकते हैं, तो 7 × 21 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ठीक है ना, मल्टीप्लाई का केस कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना, तो 24, 1 × 9, 3 × 7, 21। तो यहाँ पे भी चार्ज का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चार्ज का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई के केस में ये देखो Q1 और Q2, एक पहले कंप्लीट चार्ज था, उसके दो पार्ट बनाए, Q1 एंड Q2, उनका अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अपन देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम आए। उस केस में अपन को उस चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर आपको 10 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाए और आपको कहे कि फोर्स मैक्सिमम किस केस में होगा, तो आपको उस चार्ज को 5 माइक्रोकुलाम में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसी केस में मैक्सिमम आएगा। आपको बोल दे कि एक बॉडी का चार्ज 100 माइक्रोकुलाम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, और ताकि उनके बीच का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उस 100 माइक्रोकुलाम वाली बॉडी को अपन को 50 माइक्रोकुलाम की दो बॉडी में इक्वल चार्ज में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। फिर उनके बीच अपन जो फोर्स निकालेंगे वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अपन ये मल्टीप्लाई में ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, कि दो एक क्वांटिटी से अपन ने दो क्वांटिटी बनाई, अगर उनका मल्टीप्लाई अपन मैक्सिमम चाहते हैं तो उनको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, ये देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन था, ये 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। ठीक है ना, तो इसको अपन को दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। तो फोर्स मैक्सिमम हो तो मैंने आपको अभी बताया है कि दोनों चार्ज को इक्वल पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो। इस दोनों को नहीं, इस एक चार्ज के दो इक्वल पार्ट बना दो, 5 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, दो चार्ज क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। ये देखो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दो चार्ज का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और दो चार्ज का मल्टीप्लाई मैक्सिमम तभी होगा जब उस चार्ज को, एक चार्ज को जो मेन चार्ज था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पे अपने पास मेन चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम, तो इसको अपन को 5 में डिवाइड करना होगा ताकि फोर्स क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई। ये दो बार आ रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, टू चार्जेज Q and 3Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r in air at a distance x from the charge Q, the resultant electric field is 0, the value of x is।
अपने पास क्या है, टू चार्जेज है Q एंड 3Q। ये ले लिया अपन ने Q, ये अपन ने ले लिया 3Q, ठीक है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है अपने पास R है। कितना है, R है इन एयर। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये कह रहा है कि इससे x डिस्टेंस पर यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। कहाँ पे, अब अपन को पता है कि इससे इधर भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इससे इधर भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता, फील्ड इन दोनों के बीच में ही कहीं जीरो होगा। तो वो डिस्टेंस x अपन ने इधर मानी, क्योंकि फील्ड इनके बीच ही जीरो होने वाला है। इधर किसी भी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालूंगा, इस चार्ज की वजह से भी इधर होगा और उस पॉजिटिव वाले की वजह से भी इधर ही होगा, तो दोनों एडअप होंगे, तो जीरो नहीं हो सकता। अब अगर अपन इधर कहीं निकाले, इधर भी इस पॉजिटिव वाले की वजह से खुद की दूर और इस पॉजिटिव की वजह से भी खुद से दूर की ओर होगा, तो दोनों क्या होंगे, एडअप होंगे। तो यहाँ पे इन इधर तो जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं जीरो होगा, ठीक है। बीच में जीरो क्यों होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से इधर की ओर होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इधर की ओर होगा, तो बीच में ही कहीं पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब अपन ने मान लिया कि इस चार्ज Q से x डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं भाई। इस चार्ज की वजह से यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन को पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर होता है। ये आप कुछ सोचो, थोड़ा सा करो, है ना। इस क्वेश्चन को देखो, देखा नहीं है ना। के क्यू, इससे x डिस्टेंस पे एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से भी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से इधर की ओर फील्ड होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसकी वजह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया। के इसका वैल्यू कितना है, 3Q अपॉन इस चार्ज की इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये P पे है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, R माइनस एक्स, कंप्लीट डिस्टेंस R है और ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस एक्स। तो ये हो गई R माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 3Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो के क्यू से के क्यू चला गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास R माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, √3x। R माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x। तो R बराबर x प्लस √3x। तो R बराबर x कॉमन ले लिया अपन ने 1 प्लस तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया भाई। कौन सा ऑप्शन हो गया, वो वाला सही हो गया ना। ये क्वेश्चन करो आप लोग सभी, ये क्वेश्चन करो, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, सर्कुलर आर्क दे रखा है अपन को। क्या दे रखा है, सर्कुलर आर्क। तो सबसे पहले अपन को सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फिगर शोज ए रोड AB which is bent in a 120 degree
सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ए चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रोड ए बी, ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ईच। अपने पास एक रोड ए बी है, उसका जो ये एंगल सबटेंड कर रही है वो है 120 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे ओ पे, ठीक है। 120 डिग्री सबटेंड कर रही है, मतलब ये सर्कुलर पोर्शन का थर्ड पोर्शन है। एक सर्कल का क्या है, थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री सर्कल का कितना हो गया अपने पास, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। इस पे ना ये जो रोड है, सर्कुलर रोड है, इसको अपन ने चार्ज दे रखा है माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है। अब अपन को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E बराबर 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये कंप्लीट थीटा होता है, ठीक है ना, ये कंप्लीट थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। तो E बराबर अपने पास आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। थीटा अपने पास कितना है, 120 डिग्री अपॉन 2, तो E बराबर अपने पास आ गया 2k लेमडा अपॉन आर साइन 60। ये आ जाएगा अपने पास 2k लेमडा अपॉन आर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। अपन क्या निकाल रहे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेमडा क्या है अपने पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लेमडा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन L। सिग्मा क्या होती है अपने पास, एरियल चार्ज डेंसिटी होती है, Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। रो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए कि लेमडा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो क्या होती है, रो बराबर Q अपॉन V, रो बराबर Q अपॉन V, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आपको। तो अपन को Q के टर्म में निकालना है, क्योंकि अपने ऑप्शन किसके टर्म में है, सारे के सारे Q की टर्म में है। तो अपन को जो ये है लेमडा है, इसको किस में चेंज करना है, Q में चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है, Q में चेंज करना है। तो लेमडा बराबर Q/L हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L। अब अपन को ये लेंथ पता होनी चाहिए कि ये लेंथ कितनी है। तो लेमडा बराबर क्या है अपने पास, Q/L। तो भाई Q/L, Q तो Q है ही, L अपने पास कितना है, L कितना है अपने पास, L कितना हो जाएगा भाई, कंप्लीट सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2πr। कंप्लीट सर्कल अगर एक r रेडियस का सर्कल है तो उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी, 2πr। तो ये 2πr का थर्ड पार्ट है, तो ये उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr/3 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2πr/3 हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कल का थर्ड पोर्शन है। 120 डिग्री है ना, 360 अपॉन 120 करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 3, ठीक है ना। तो क्या ये 1/3 पार्ट हो गया अपने पास, ठीक है ना। सर्कल का क्या है, 1/3 पार्ट है। तो इसकी ये लेंथ हो गई अपने पास 2πr/3, तो ये रख दिया अपन ने 2πr/3। तो लेमडा अपने पास आ जाएगा 3q अपॉन 2πr। लेमडा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 का 2 है ही, k की जगह अपन रख देते हैं 4πε0, 4πε0, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3Q अपॉन 2πr, ठीक है। एक r ऑलरेडी नीचे से था ही, ठीक है, √3/2 ये आ गया अपने पास E, ठीक है। अब E की Q अपने पास -Q था, तो यहाँ पे -Q आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, यहाँ पे जो Q है ये अपन को सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि -Q की वजह से ये क्या है, माइनस नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इस पे क्या चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, खुद की ओर होता है। तो इस सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो किधर होगा अपने पास, प्लस आई कैप में होगा। किधर होगा, प्लस आई कैप में होगा। तो ये अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये किधर आएगा, प्लस आई कैप में आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप देखो, देखा नहीं, माइनस आई कैप वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, जैसे इसमें माइनस आई कैप दे रखा था, ठीक है। तो 3√3Q अपॉन 4 4 16 8, तो ये आ गया अपने पास 3√3Q 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बी ऑप्शन आ गया अपने पास, है ना। कौन सा आ गया अपने पास, क्योंकि ये देखो 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3√3Q अपॉन 4 × 2 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, बी वाला ऑप्शन अपने पास आ गया, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। द व्हीकल कैरिंग ए इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड। अपन ने देखा होगा कि सड़कों पर जो ट्रक, भारी बड़े ट्रक्स होते हैं, चलते रहते हैं, तो उनके पीछे क्या होती है कि वो पीछे क्या होती है, चेन लटका देते हैं, ठीक है ना। और वो चेन्स क्या होती है, मेटल की होती है, और वो ग्राउंड को टच करते हुए होती है, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी गाड़ियां या ट्रक चल रहे होते हैं सड़कों पर ज़्यादा स्पीड में, तो उनको क्या है कि एयर फ्रिक्शन, एयर बहुत स्पीड से आती है, ठीक है ना। तो उनके पास क्या होता है, मेटल से एयर के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सिस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सिस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो वो चार्ज क्या हो कि एक्सिस जो चार्ज डेवलप हुआ वो क्या है कि वो जो मेटल चेन्स है जो पीछे लगाई हुई होती है, जो ग्राउंड को टच किए हुए होती है, रोड को टच किए हुए होती है, उनसे होते हुए किस में चला जाए, ग्राउंड में चला जाए, ताकि स्पार्किंग वगैरह वगैरह का कोई केस नहीं हो, ताकि, समझ गए ना आप। तो इसमें ये ऑप्शन होगा, टू प्रोटेक्ट टायर फ्रॉम कैचिंग डर्ट एंड ग्राउंड। ये तो गलत हो गया, सीधा ही दिख रहा है। इट इज ए कस्टम, ये कस्टम भी ऐसा कुछ नहीं है। टू अलर्ट अदर व्हीकल, दूसरे व्हीकल को अलर्ट करने के लिए थोड़ी ना लगा रखी होती है। टू कंडक्ट एक्सिस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि भाई जो फ्रिक्शन से, एयर के साथ फ्रिक्शन हुआ, गाड़ी चल रही है, एयर आ रही है, फ्रिक्शन की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज क्या हो, सीधा का सीधा ग्राउंड में चला जाए चेन्स की थ्रू, ताकि स्पार्किंग वगैरह वगैरह नहीं हो, समझ रहे हो, तो आग वाग नहीं लगे, ऐसा कुछ, है ना। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन करो, देखा नहीं, खुद से करो। Sigma is the uniform surface charge density of a thin spherical shell of radius r. The electric field at a point on the surface of the spherical shell is. अपने को क्या है कि स्पेरिकल सेल है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा। एक स्पेरिकल सेल है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, और उसकी सरफेस पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक स्पेरिकल सेल है, ठीक है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन को सिग्मा दे रखी है। स्पेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है यार, E बराबर KQ/R² होता है। तो E बराबर K/R²। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा अभी मैंने आपको बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा बराबर Q/एरिया क्या हो जाएगा स्पेयर का, 4πr², ठीक है। तो Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q की जगह अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। तो Q की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। तो E बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी अपन सर R ले लेते हैं, कैपिटल R², ठीक है। तो R² से R² चला जाएगा, 4π सिग्मा अपॉन K की वैल्यू है 4πε0, ठीक है। R² से R² चला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपने पास कितना आएगा, σ/ε0 आएगा। कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, σ/ε0। तो ये अपने पास आ गया, कितना आ गया, σ/ε0 आ गया। समझ में आ गया होगा सभी को।